दिग्गज सिंगर पंकज उधास का निधन हो गया है। उन्हें चांदी जैसा रंग, चिट्ठी आई है, न कजरे की धार जैसे गानों के लिए जाना जाता है। पंकज के परिवार ने बताया कि वो लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि इस खबर को लिखे जाने तक, इस वीडियो को बनाए जाने तक बीमारी का नाम बाहर नहीं आया है। देखिए पंकज उधास का ललन टॉप को दिया हुआ आखिरी इंटरव्यू। मेरे साथ स्टेज पर वो हैं जिनका नाम ही काफ़ी है ना। और सबसे बड़ी याद है पंकज जी, नाम ही है ना। नाम का वो जो गाना है चिट्ठी आई है ना, वो ही सबसे मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि वो कैसी फीलिंग थी जब ये चिट्ठी आई है गाना आया और राज कपूर उसे सुनकर रो पड़े थे। दूसरे मंच पे जहाँ मैं था पहले जी, तो मैंने यही कहा कि चिट्ठी आई है जो नज़म है, गीत है, उसमें उस नज़म से जुड़े हुए इतने सारे किस्से हैं जी कि उस पे एक अलग से मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसे अलग अलग अनुभव हुए मुझे जैसे आपने कहा कि राज कपूर साहब की बात कही कि मुझे याद है कि मैं जयपुर में मेरा एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के बाद मैं मुंबई लौट रहा था, तो हवाई जहाज़ में जब मैं मेरी सीट पे जा रहा था तो मैंने देखा कि सामने राज साहब बैठे हुए थे। तो मैंने जाके उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि सही में उनका जो एक अंदाज़ था राज साहब का, आप तो जानते हैं जो कहने का, तो उन्होंने कहा कि पंकज उधास अमर हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही राज साहब की तो क्या बात कहें। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैं थोड़ा परेशान इसलिए हुआ क्योंकि नाम फिल्म तब रिलीज़ नहीं हुई थी। अच्छा। जब उन्होंने ये जुमला मुझे कहा कि पंकज उधास अमर हो गया, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि राज साहब किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, कि किस बात को लेके कह रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा सर मैं थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए। बोले नहीं, बोले चिट्ठी आई है। तो मैंने कहा चिट्ठी आई है, तो मुझे और ताजुब हुआ। मैंने कहा भाई चिट्ठी आई है तो गाना अभी रिकॉर्ड किया है हमने, और राज साहब को कैसे मालूम हो गया। तो बोले बैठ। कहने लगे कि राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे नाम के, हाँ जी, तो दोनों बहुत गहरी उनकी दोस्ती थी। तो राजेंद्र कुमार जी ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया और वो गाने को मुझ पे पिक्चराइज किया था, मेरे पे ही पिक्चराइज हुआ था गाना। तो उन्होंने जब वो गाना कंप्लीट हुआ तो राजेंद्र कुमार जी के घर में एक बहुत अच्छा स्टूडियो था, थिएटर था पूरा। तो उस थिएटर में वो गाना चला के उन्होंने राज साहब को घर पे बुला के, दावत पे बुला के राज साहब को ये गाना दिखाया। और राज साहब सही में रोने लगे, कहने लगे कि ऐसा गाना सालों में मैंने पहली बार सुना है। और आप तो जानते हैं कि राज कपूर साहब को संगीत की बहुत समझ थी जी। और शब्दों की और संगीत की। तो राज साहब ने कहा कि भाई ये तो गाना जो है वो एक अलग ही बात है। और ये इत्तेफाक हुआ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनके मुंह से निकल गया। तो चिट्ठी आई है के साथ तो जैसे मैंने कहा कि कई किस्से ऐसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें हमें, जो लोग नहीं जानते लेकिन वो सिर्फ आप ही जानते हैं? नहीं, चिट्ठी आई जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे फसाने किस्से ऐसे उनके साथ, इसके साथ ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मुझे याद है कि सबसे इंटरेस्टिंग जो किस्सा है वो ये है कि, और बहुत सोचने वाली बात है और बड़ी ताजुब, जिसको कहें कि आपको ताजुब करने वाली बात है कि मैं उस दौर में और आज भी भगवान की दया से काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ। तो काफ़ी मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी। तो उस गाने की जिस दिन रिकॉर्डिंग थी तो उस दिन मैं कहीं से ट्रैवल करके कॉन्सर्ट करके आया हुआ था, थोड़ा थका हुआ भी था, और शाम को इस गाने की रिकॉर्डिंग थी। अब जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने के संगीतकार थे, संगीत निर्देशक थे जी। और आनंद बख्शी जी ने ये गाना लिखा था। तो जब स्टूडियो पहुंचा मैं तो उस ज़माने में एक ये प्रैक्टिस थी कि गाना जो है वो सिंगर के साथ ही रिकॉर्ड होता था, उसमें कोई डबिंग वगैरह नहीं होती थी। अच्छा। तो वो गाना मुझे लाइव, यानी जैसे कॉन्सर्ट में गाते हैं वैसे ही गाना था मुझे।
तो पूरा ऑर्केस्ट्रा कोई 60-70 म्यूजिशियंस बैठे हुए थे और उनके साथ 2-3 रिहर्सल हुए। और रिहर्सल के बाद जब बात आई कि भाई टेक करते हैं, तो फर्स्ट टेक, सेकंड टेक, तो 2 टेक के बाद फिर लक्ष्मीकांत जी आए और एक सिंगर का बूथ, सिंगर की कैबिन एक अलग रहती है, तो लक्ष्मीकांत जी आए और कैबिन में मुझे बिठाया और बिठा के कहा कि आप चाय पीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वो कहने लगे कि पंकज जी ये गाना जो है उसका जो मूड है, इस गाने के जो सेंटिमेंट हैं और इस गाने में जो बात है वो आप सही ढंग से निभा रहे हैं, लेकिन बोले फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही है। बोले आप सुर में गा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे कोई चीज़ जो है वो मिसिंग लग रही है इसमें, तो क्या हो सकती है? तो मैंने कहा भाई मुझे मालूम नहीं, मैं पूरी कोशिश करके पूरा दिल से और ज़ोर लगा के गा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए चाय पीजिए। हमने चाय पीते पीते उन्होंने मेरे से बात की। तो अब देखिए ये तजुर्बे की बात होती है। लक्ष्मीकांत जी बहुत सीनियर म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनको ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा था उनको। तो अचानक उन्होंने मुझे पूछा, कहने लगे कि आप जब कॉन्सर्ट में गाते हैं तो कैसे गाते हैं? तो मैंने कहा मैं कॉन्सर्ट में हारमोनियम लेके स्टेज पे बैठ के गाता हूँ मैं। तो बोले अच्छा। तो बोले आप हारमोनियम बजा के? मैंने कहा मैं खुद हारमोनियम बजा के स्टेज पे गाता हूँ। तो कहने लगे आप 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ सोचता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बाहर गए 2-4 लोगों से, साउंड जो वहाँ रिकॉर्डिस्ट थे स्टूडियो के, उनसे बात की और कहा कि आप एक काम करिए कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडियो का जो हॉल था उसके बीचों बीच 2-4 टेबल लगवाए, उसके ऊपर एक दरी बिछा के हारमोनियम वहाँ रखवाया और वहाँ माइक लगवाया। और उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि पूरा जो साउंड का बैलेंस था वो चेंज हो गया। तो उसके बाद साउंड फिर से बैलेंस हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ आके बैठिए। तो मैं वहाँ बीच स्टूडियो में सबके बीचों बीच जाके बैठा और मैंने एक रिहर्सल किया जिसमें सिर्फ एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया। अच्छा। और मुझे दिखा वहाँ अंदर से, वो अंदर मिक्सिंग रूम में थे लक्ष्मीकांत जी, तो मुझे दिखा कि उनकी शक्ल पूरी बदल गई थी, चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ गई। कहने लगे पंकज जी एक काम करते हैं, हम लोग सीधा टेक करते हैं इसी मूड में। मैंने कहा ठीक है। अब आप सब ने वो गाना तो सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे कि गाना काफ़ी लंबा है। हाँ। गाने के 3 अंतर हैं, गाना काफ़ी लंबा है। तो मैंने गाना शुरू किया, आप मानेंगे नहीं कि विदाउट मेकिंग अ सिंगल मिस्टेक मैं गाना जो है वो बिगिनिंग टू एंड तक पूरा गा गया। और गाना गाया मैंने तो ऑब्वियसली मैंने ये सोचा कि अभी लक्ष्मीकांत जी कहेंगे कि भाई अच्छा है एक और टेक करते हैं जी। उसके बजाय वो बाहर आए और आके मुझे कहने लगे, बोले आपने कमाल कर दिया, बोले आप अंदर आइए। तो मैं अंदर गया और हमने गाना सुना। तो आप ये सोचिए कि चिट्ठी आई है, इतना लंबा चौड़ा गाना, इट वाज डन इन जस्ट 1 टेक स्ट्रेट अवे। वाओ, थैंक यू सो मच, आपने ये बताया हमें। मेरे को वो जानना है 11 साल के पंकज, जब उन्होंने अपना पहला स्टेज फेस किया, उनके भाई ने मनहर उदास, जो खुद वो भी स्टेज आर्टिस्ट, और उन्होंने शो किया, वो जो मंजर था जब वो गाना गाया आपने मेरे वतन के लोगों, आपकी आवाज़ में वो सुनकर लोग मतलब आपके कायल हो गए थे। वो वाला समय जब हम आपको वहाँ ले जाएं तो क्या याद आता है? बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, राजकोट में बड़ा हुआ मैं, मेरा बचपन राजकोट में गुजरा जी। और आप सब जानते होंगे कि गुजरात में नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है और नवरात्र के दरमियान बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, बड़े बड़े, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, वैसे गुजरात में नवरात्र में बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। तो एक मंदिर
शिव का मंदिर है, जागन्नाथ मंदिर, वहाँ एक बहुत बड़ा पंडाल लगता था और बहुत बड़ा क्राउड वहाँ जमा होता था, 3, 4, 5 हज़ार लोग। तो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था म्यूज़िक का और सुनने का, और मनोज जी खुद गाते थे, स्टेज पे गाते थे जी। तो मैं सबके साथ चला गया था प्रोग्राम में। वो नवरात्र का प्रोग्राम था और उन दिनों में मेरी 11 साल की उम्र थी बराबर जी। और उन दिनों मैं स्टेज पे स्कूल में मैं गाया करता था। तो इंडो चाइना वॉर हुई थी और लता जी ने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो लोग बहुत सेंटिमेंटल थे इस गाने के बारे में, लोग बहुत भावुक थे जी। तो वो गाना पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैंने रेडियो से सुन के, क्योंकि मेरे पास और तो कोई जरिया था नहीं, तो रेडियो से सुन के वो गाना मैंने पूरा रट लिया था। और वो भी लंबा गाना था, 4 अंतरे थे उसके, तो वो मैंने बराबर याद कर लिया था। और स्कूल में मैं गाता था। तो हमारी स्कूल के 2-4 लोग उस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होंगे, कोई टीचर वगैरह, तो उन्होंने मुझे देख लिया। उनमें से एक साहब आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, स्टेज पे ले गए, मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा हो जाए ऐ मेरे वतन के लोगों। अब वो उम्र ऐसी होती है कि शायद कोई डर नहीं होता, तो वरना अभी कोई कहे तो पैर हिलने लगे। तो वो उन्होंने मुझे कहा और मैंने गाना शुरू किया, और वही कि मैं विदाउट मेकिंग अ सिंगल मिस्टेक में पूरा गाना जो है वो एक फ्लो में गा गया। और उसका असर ऐसा हुआ कि पूरी जनता ऐसे हो गई कि अरे ये बच्चा है कौन। तो एक साहब इतने एक्साइटेड हो गए, ही गॉट सो इमोशनल, कि उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और कहा कि भाई मैं इस बच्चे को इनाम देना चाहूँगा 51 रुपीज़। तो उस ज़माने में आप जानते होंगे कि 51 रुपीज़ वॉज अ बिग अमाउंट। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। माय फादर टोल्ड मी कि यू नॉट गोइंग टू कीप दिस मनी। वो उन्होंने जो नवरात्र का प्रोग्राम करते थे उनको, वो ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए पैसे। खैर बट वो मुझे याद है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारी देवी का मंदिर है वहाँ पे, तो मैं हर साल जाता हूँ। तो पिछले दिनों मेरी 2 बच्चियाँ हैं, आई हैव 2 डॉटर्स। तो मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने गाड़ी खड़ी की और मैंने दोनों बच्चियों को कहा कि देखिए ये जगह है जहाँ पे मैंने 11 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। जैसे 51 रुपए की बात आपने बताई है, फैंस इतने हैं पंकज जी के, हम सारे हैं जो स्टेज पे बैठी हैं, जो वहाँ बैठे हैं सभी। लेकिन अमेरिका के एक टैक्सी वाले तो इतने ज़बरदस्त फ़ैन थे कि ली टैक्सी एयरपोर्ट जाने के लिए पंकज जी ने और उन्होंने कह दिया कि हाथ जोड़कर कि ये तो नहीं हो सकता कि हम आपसे पैसे लें। अमेरिका में ऐसा हुआ। तो वो जो बात है वो मतलब उन्होंने क्या आपको बताया कि वो किस तरीके का कनेक्शन आपसे फील करते हैं? बहुत खुशी होती है कि हमारा संगीत जो है वो कहते हैं ना कि संगीत की तो कोई सीमा होती नहीं है। वो संगीत तो पूरी दुनिया की मिल्कत है, पूरी दुनिया की के लिए है जी। तो एक साहब थे, वो अफगानी थे, वैसे अफगानी थे। तो वो टैक्सी चलाते थे न्यूयॉर्क में, और मैं सुबह सुबह बैठा टैक्सी में। तो जैसे मैं टैक्सी में बैठा तो उन्होंने ऐसे शीशे में देखा पीछे की तरफ और मुझे कहने लगे ज़रा आहिस्ता चल। अच्छा वो एकदम गोरे चिट्टे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अमेरिकन है। जब उन्होंने कहा ज़रा आहिस्ता चल तो मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा भाई आप कहाँ से हैं? तो कहने लगे मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। और बोले मैं आपकी एक एक गज़ल को जानता हूँ, मैं गाता हूँ। मेरी ये गज़ल थी कि दर्द की बारिश सही मध्यम ज़रा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम ज़रा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम ज़रा आहिस्ता चल। तो उन्होंने आपसे पैसे लेने से इनकार कर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लिए। अच्छा, मुझे वो पॉप के ज़माने में जाना है एक्चुअली, जब हमारी वीडियोस बना करती थी पंकज। जी बिल्कुल। इतना सुंदर वक्त था ना वो, कि वो याद है वो कि जब वो वाइट सूट में आपके गाने पर वो जैसे मॉडल्स कितना नहीं, लेकिन आप सॉरी टू आपको इंटरप्ट, बट जिसे हम नॉन फिल्म म्यूजिक कहते हैं जी, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक कहते हैं, उसका एक गोल्डन पीरियड था।
कि उस पीरियड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो मैं याद कर सकता हूँ जी। और उस पीरियड में ये हुआ कि तो उस दौर में एक कलाकार को ये पूरा मौका मिलता था कि अपने गाने जो हैं उसके वीडियोस बनाएं, उसको आप तक पहुंचाएं। अच्छा, उस ये वाली जो वीडियो है मुझे पूरी याद है जी कि इसमें समीरा रेड्डी थी जी एंड वो अपने बाल कटवाती हैं मतलब पैसे के लिए, जी, ताकि बिल्कुल वो सही अपने है। लवर को जी, बाइक दे सकें। जी। मतलब इतनी सोच जाती थी उस जमाने की वीडियोस में कि एक मैसेज जाए। Correct. तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आप ये ऑफ कोर्स इतनी ब्यूटीफुल नज्म आप जब गाएंगे तो और सुंदर हो जाएगी, वीडियो में आएगी और खूबसूरत हो जाएगी, तो आपका जो कितना योगदान रहता था उस स्टोरी में? बिल्कुल, मैं पहले से इन्वॉल्व रहा हूँ मेरे हर वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता था कि जो डायरेक्टर है वो गाने के जो अल्फाज हैं, गाने के जो शब्द हैं, उसको सही ढंग से इंटरप्रेट कर सके। तो और आहिस्ता कीजिए बातें में एक ऐसा जिसको कहें कि रोमांस का एक ऐसा मकाम है कि मैंने जो वीडियो के डायरेक्टर थे, लेडी हैं वो राधिका राव जी, तो राधिका को मैंने कहा कि एक सिर्फ शेर सुनाया मैंने उसको, वो बहुत दिलचस्प शेर है, बड़े मशहूर शायर हुए हफीज़ जलंधरी। तो हफीज़ ने कहा कि हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। यानी मोहब्बत की कोई बोली नहीं होती ना, मोहब्बत का इजहार जो है वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं होता, आंखों से हो जाता है। तो ये बात मैंने जब उसको कही तो उसने सोचा, बहुत सोचा, और फिर ये वीडियो का आइडिया उसने बनाया कि जब मोहब्बत होती है तो वहाँ देखा नहीं जाता कौन क्या है। तो ये उसने बात को पकड़ लिया, और समीरा रेड्डी जो कि एक फुल जिसको कहें कि एक टोटल इंडियन है, लंबे बाल हैं और बिल्कुल, और एक लड़का जो है वो गोरा है, ऑस्ट्रेलियन है जी। तो वो एक स्टोरी बनाई है उसने कि भाई क्या मोहब्बत क्या होती। और इसी से ये एक सवाल भी आता है कि अब वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं लगता है, क्योंकि अब की वीडियोस में वो सोच नहीं है जाती शायद, या वो स्टोरी बनाने की बात नहीं होती, ऐसा क्यों? मुझे अभी भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं सोचता हूँ कि अभी भी पूरा मौका है कि ये सारी चीज़ें आएगी पलट के, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बात, कहीं ना कहीं सही अल्फाज, सही मौसीकी, उसके लिए जगह हमेशा है। जैसे आप देख रहे हैं इतने सब बैठे हैं यहाँ पे, क्यों? बिकॉज उनको शायरी से मोहब्बत है, मौसीकी से मोहब्बत है, इसलिए बैठे हैं सर। अच्छा, उस दौरान जो कैसेट्स आती थी उसमें और भी गाने होते थे और भी इस तरह की वीडियोस होती थी, तो आपको अगर कुछ ऐसा याद हो कि वो वाली वीडियो से आप बहुत इंस्पायर हुए थे या वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते थे आपको पॉप वही वाले कल्चर में? नहीं, मैं बहुत सारे, मैंने इंग्लिश भी गाने देखे और अपने यहाँ के भी बहुत सारे गाने देखे। आई थिंक एक गाना था लायनल रिची का हेलो, वो मुझे बहुत पसंद था क्योंकि उसका वीडियो बहुत पसंद था मुझे। और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे वीडियोस बने, जिसमें ख़ास करके यूफोरिया ने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए। प्रदीप सरकार जिन्होंने बाद में परिणीता फिल्म भी बनाई, लेकिन प्रदीप सरकार जो है वेरी सेंसिबल डायरेक्टर। प्रदीप सरकार जी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा एक एल्बम आया था इन सर्च ऑफ मीर, बहुत मशहूर शायर थे मीर तकी मीर, उन पे एक मैंने एल्बम बनाया था। उसमें ये गज़ल जो है वो प्रदीप सरकार साहब ने बनाई थी, उसका वीडियो बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस बने हैं। जी जी। और प्रदीप सरकार के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, जो अभी तक कोई चीज़ नहीं बदली है जब आप उनको एज ए डायरेक्टर देखते हैं, और तब मतलब कुछ बताना चाहें कि प्रदीप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल, ही इज़ अ फैंटास्टिक। उनके वहाँ विजन जो है ना, वो हर शॉट को ऐसे विजुलाइज करते हैं कि यू नो इट्स लाइक अ पोएट्री। तो ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होती है, एंड प्रदीप सरकार इज वन ऑफ देम। यस। और वो गाना याद आ गया मुझे, जाने मन, वो भी बहुत, हाँ, वो वीडियो भी बहुत प्यारा था। वीडियो बहुत प्यारा वैसे था। तो आज की पूरी शाम तक यहीं बैठे हाँ, रहे। मैं तो चाहूँगी आप यहीं बैठे, लेकिन आप कुछ
एक दो सवाल हम ले लेते हैं उसके बाद, या पहले आप गा लीजिए फिर हम। नहीं, मैं यही कहूँगा कि यहाँ से निकलने से पहले एक गाना सुना देता हूँ बिल्कुल सबको। जी जी, बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट, सो सबको मैं अंडरस्टैंड। तो धन्यवाद, तो हम जाने ही ना दें सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सब लोग से मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप सब युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं और आप फिर भी अच्छा सुरीला संगीत सुन रहे हैं, आप अच्छी शायरी सुन रहे हैं, अच्छा संगीत सुन रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उसके लिए आज तक का आभारी हूँ कि आज तक ने इस खूबसूरत साहित्य आज तक का आयोजन किया है, और मैं यही दुआ करूँगा कि हमेशा करते रहें, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, हमारा साहित्य वो आप सब तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ललन टॉप अड्डा को ग्रेसफुल बनाते हुए सर जी, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ जी। हम लोग मोहब्बत के गीत तो बहुत गाते हैं जी, सच्ची मोहब्बत होती है तो शादी भी हो जाती है, पर शादी के बाद अक्सर लोग खटपट 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 चालू हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ वो खटपट ज़्यादा बड़ी ना हो, कोई ऐसा नगमा कभी आप गाए कि पूरा जीवन ही व्यक्ति का स्वर्ग बन जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप चांदी जैसा रंग है तेरा और रट लीजिए गाना, और दूसरा गाना रट लीजिए, ना कजरे की धार न मोतियों के हार। ये दो गाने आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जिस दिन खटपट हो उस दिन उनको कहना कि देखो मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये गाना सुना दीजिए, और पूरी खटपट बिल्कुल ख़त्म, वहीं ख़त्म हो जाएगी। सर, आपने एक बहुत अच्छे गाना गाया था, गीत कि बहुत हुई महंगी शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, उस दिन से मैंने पीनी छोड़ दी सर। मेरा मकसद यही था। ये गाना जो है वो जब मैंने गाया था तब मेरा मकसद यही था कि भाई थोड़ी थोड़ी पिया करो सर। इस बात को 19 साल हो गए हैं सर। कभी ज्यादती मत करो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पिया नहीं सर, 19 साल हो गए, आज तक हाथ नहीं लगा। बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहता हूँ कि आपने जो किया है वो सब करें। धन्यवाद। Hello Pankaj sir. जी. My question to you is ghazal singing is something inborn or it can be developed over a period of time? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके अंदर एक वो जज्बा होता है जो आप लेके पैदा होते हैं। यू आर इनबॉर्न, इट्स इनबॉर्न इन अ वे, बट एक बात ज़रूर है कि आप की आवाज़ अगर अच्छी है, अगर आपको संगीत में रुचि है, तो आप कोशिश करके, मेहनत करके उसको पा सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं ज़रूर। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी सर आपको पाकर कैसा महसूस करती है? उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ उसको देख के। थैंक यू सर।